हेलो फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजी वे टू रियलिटी चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के हमारे डिस्कशन का टॉपिक है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, जो कि यूक्रेन के मौजूदा राष्ट्रपति बने हुए हैं और 2019 से जो 20 मई को इन्होंने मतलब पोजीशन ली थी एज ए यूक्रेनियन प्रेसिडेंट। तो तब से वो अभी तक बने हुए हैं और अभी की कंडीशन हम सबको पता है कि आज नौवां 10वां दिन है और अभी तक युद्ध विराम की बातें चल रही है। लेकिन एक टेम्पररी टाइम के लिए युद्ध विराम हुआ है, लेकिन रशिया ने पूरी तरह से अभी तक बैकआउट नहीं किया है सैन्य। अभी भी कार्रवाई चल रही है और काफ़ी सारी सिटीज़ जो है यूक्रेन की, वहाँ पे जंग जारी है। तो वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की जो है वो किस प्रकार के पर्सन है, इसकी आज हम जानकारी लेंगे। लेकिन इससे पहले शॉर्ट में उनकी जो कहानी है उसके बारे में जानते हैं। तो मोस्टली एज अ एक्टर, एज अ कॉमेडियन, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने फिल्म इंडस्ट्री में काम किया। रशिया में भी इनकी काफ़ी इनका नाम है। इन्होंने रशियन कंट्रीज़ में ज़्यादा ट्रैवल किया और इनका जो जन्म हुआ था वो यूक्रेन में, सेंट्रल यूक्रेन में हुआ था। और इन्होंने फिर 2003 से लेके मतलब अभी तक प्रेसिडेंट पोजीशन लेने से पहले तक इन्होंने एज अ कॉमेडियन, एज अ एक्टर फिल्मों में काम किया। और इन्होंने अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी फिल्में, बड़ी बड़ी सीरीज इन्होंने दी। और 2015 में ये काफ़ी फेमस हुए क्योंकि उसके पहले वो टाइम पे उन्होंने सर्वेंट ऑफ द पीपल नाम की एक वेब सीरीज बनाई, जिसमें कि उन्होंने एज अ यूक्रेन के प्रेसिडेंट उन्होंने एक्टिंग की। और वो एक्टिंग इतनी प्रभावशाली थी कि लोगों के मन में वो बस गए। और फिर वहीं से उनकी पॉलिटिकल इनका दौर शुरू होता है और 2019 आते आते वो यूक्रेन के प्रेसिडेंट बन जाते हैं। उसमें कहते हैं कि सर्वेंट ऑफ द पीपल में उन्होंने अगेंस्ट यूक्रेन का जो करप्शन है उसके बारे में काफ़ी इन्होंने रिसर्च किया था। उसमें एक्टिंग इनकी काफ़ी प्रभावशाली थी और इस प्रकार की एक्टिंग थी कि लोगों लोगों को मतलब ऐसा लगा कि ये कुछ कर सकते हैं देश के लिए। और फिर भारी मतों से 73% वोटिंग जब हुई तो 73% जनता ने यूक्रेन के इन्होंने इनको चुना और फिर वो प्रेसिडेंट चुने गए। तो इस प्रकार से जो एक्टर है, कॉमेडियन है, उसकी एंट्री जो है वो पॉलिटिक्स में होती है और ये काफ़ी बड़ी पोजीशन इनको यूक्रेन में मिल जाती है। तो इस प्रकार की इनकी कुंडली में कौन से योग है, ये अभी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं इनकी कुंडली किस प्रकार से बनती है। तो वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की का जन्म जो है वो 25 जनवरी 1978 को हुआ। क्यू के पास में, सेंट्रल यूक्रेन के पास में इनका जन्म हुआ। तो वही लोकेशन हमने इसमें लिया है और जो इंटरनेट से इनको इन्फॉर्मेशन मिली है उससे हमने इनकी कुंडली बनाने की कोशिश की है। तो होपफुली अगर ये कुंडली इनकी सच है, जो कि काफ़ी 2-3 सोर्सेस में हमने रिसर्च किया, तो अगर ये कुंडली सच्ची है तो इस पे हम विश्लेषण काफ़ी हद तक एक्यूरेट देने की कोशिश करेंगे। तो इनके कुंडली में अगर देखा जाए तो ये वृष लगन की कुंडली बनती है और इसमें जो लगन का स्वामी है वो खुद जाकर भाग्य भाव में जाके बैठा हुआ है। यानी कि इसमें जो लगन है, तुला लगन, सॉरी वृष लगन, तो वृष लगन का स्वामी जो है शुक्र, वो खुद जाकर भाग्य भाव में अपने मित्र के राशि में बैठा हुआ है। और ये जब मकर राशि में शुक्र होता है तो ऐसा इंसान जो होता है वो, उसकी पर्सनैलिटी काफ़ी अट्रैक्टिव होती है क्योंकि शुक्र का प्रभाव होता है। दिखने में भी ऐसा इंसान काफ़ी एक प्रकार से फेस उसका काफ़ी गुड लुकिंग होता है, जिसके कारण लोग उसके तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं। तो ये शुक्र मकर राशि में एक अच्छी पर्सनैलिटी, अच्छी हैंडसम टाइप की पर्सनैलिटी इंसान को ज़रूर देते हैं, जो कि लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ लगन भाव का स्वामी होकर भाग्य भाव में जाना, ये भाग्य की वृद्धि कराने वाला होता है। तो इसी के कारण ये भाग्यवान रहेंगे हमेशा। अब बात करने वाले हैं कि जो इनका चंद्र और मंगल का योग है वो पराक्रम भाव में बना हुआ है। हालांकि मंगल जो है उसका यहाँ पे चंद्र के साथ में बैठना, ये मंगल यहाँ पे नीच है, लेकिन चंद्र की खुद की राशि में चंद्र बैठा हुआ है मंगल को लेकर। तो यहाँ पे मंगल का नीच भंग हो रहा है। तो हमने नीच भंग की डेफिनेशन इसके पहले भी देखी थी कि जब कभी भी स्वगृही प्लैनेट या फिर उच्च का प्लैनेट किसी नीच के प्लैनेट के घर में, एक ही घर में बैठा होगा, तो वहाँ पे उस नीच प्लैनेट का नीच भंग जरूर होगा, क्योंकि वही जो उच्च का प्लैनेट है वो उसके नीचता को कम कराएगा और उसको उच्च के फल देने के लायक बनाएगा। तो इसी प्रकार का योग चंद्र के खुद के राशि में, यानी कि कर्क राशि में मंगल का यहाँ पे नीच भंग वो करा रहा है। अब ऐसे पर्सनैलिटी वाले जो लोग रहेंगे जिनका सेकंड या थर्ड हाउस में ये योग बनता है, तो
कुंडली में मोस्टली ये चंद्र मंगल का पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे, इस इंसानों में अगर ये योग बनता है तो ऐसा इंसान जो होता है वो काफी पॉपुलर होता है लोगों में। लगन में ये योग चंद्र मंगल का वृश्चिक राशि में हमने श्री नरेंद्र मोदी जी के कुंडली में भी देखा है, जो कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है। तो वो भी काफी लोकप्रिय है अपने देश में। और साथ ही साथ ऐसा ही योग वोलोदिमीर जेलेंस्की के कुंडली में भी बन रहा है। इसलिए अपने देश में काफी पॉपुलर, काफी लोगों में लोकप्रिय ये जरूर रहेंगे। और ऐसे लोगों को जो होता है वो समर्थन भी जनता से बहुत अच्छा मिलता है। ऐसे काफी लोगों की जो वाणी होती है वो बहुत प्रभावशाली होती है। लोगों के ऊपर वो इम्प्रेशन डालने वाले होते हैं। और यही इसी का कारण होता है कि लोगों का सपोर्ट इन्हें भर भर के मिलता है। तो इनकी वाणी काफ़ी प्रभावशाली है लोगों के ऊपर। ये इमोशनल, लोगों को एक अटैच होते हैं लोगों से और लोगों से अपील करते हैं। तो उसी का कारण था कि यूक्रेन युद्ध में हमने अभी देखा कि काफ़ी सारे लोग इनके साइड में आ गए थे यूक्रेन के, और अपनी जान देने के लिए भी वो अपने प्रेसिडेंट के लिए, अपने देश के लिए वो लोग रेडी थे। तो इस प्रकार से जन समुदाय का सपोर्ट मिलना और एक अच्छा प्रभावशाली वक्ता होना, ये चंद्रमंगल का एक जो कॉम्बिनेशन है उसकी स्पेशलिटी दिखाता है। तो चंद्र स्ट्रांग होने की वजह से ये एक अच्छे वक्ता जरूर रहेंगे। साथ ही साथ मंगल का एनर्जी वहाँ पे मंगल की आ रही है। और साथ ही साथ मेंटली भी ये काफ़ी स्ट्रांग रहेंगे, क्योंकि चंद्र जो है वो अपने ही राशि में बैठकर स्ट्रांग होकर बैठा हुआ है। और चंद्र जो होता है वो लगन में, जो वृष लगन है उसमें उच्च का होता है। तो ये लगन के लिए भी ये एक प्रकार से पॉजिटिव है, चंद्र का खुद के राशि में जाना। हालांकि ये तृतीय भाव जो है वो थोड़ा सा एक मारक स्थान जरूर है, लेकिन क्योंकि चंद्र स्ट्रांग है तो मेंटली ये ऐसे लोग काफी स्ट्रांग होते हैं। तो ये कभी झुकते नहीं है लोगों के सामने, कभी अपना पक्ष कमजोर पड़ता हुआ नहीं दिखाते। तो ये मेंटली काफी स्टेप स्ट्रांग होते हैं। और क्योंकि वृष लगन जो है वो एक स्टेबिलिटी वाला लगन है, क्योंकि पृथ्वी तत्व वाला लगन है, तो इसके कारण भी ये लोग थोड़े स्टेबल होते हैं अपने पर्सनैलिटी में। और चंद्र स्ट्रांग होने की वजह से ये मेंटली काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, जिसके कारण ये झुकते नहीं किसी के सामने। तो ऐसा ही कुछ प्रभाव हमने जेलेंस्की के पर्सनैलिटी में देखा कि रशिया के सामने ये झुके नहीं। और मतलब आखिरी तक वो लड़ रहे हैं। इवन अभी भी 10वां दिन है फिर भी उनकी लड़ाई जारी है। और लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो अपने देश को बचाने के लिए आगे आए। और लोग उनकी सुन भी रहे हैं क्योंकि वो पॉपुलर है लोगों में। तो इस प्रकार के योगों से ये काफी अच्छा वक्ता और लोगों में लोकप्रिय होने का योग यहाँ पे दिख रहा है। अब बात करेंगे गुरु की। गुरु द्वितीय भाव में बैठा है जो कि उसका कारक भाव होता है। तो ऐसे पर्सन के लाइफ में धन की कमी नहीं होती। और यहाँ पे बुध और गुरु का परिवर्तन दिख रहा है। बुध गुरु के राशि में और गुरु बुध के राशि में। तो ऐसा इंसान जो होता है वो काफी नॉलेज रखने वाला होगा। और बुध से प्रभावित गुरु होने की वजह से उसका विवेक, उसके बुद्धि और विवेक दोनों का एक अद्भुत कॉम्बिनेशन होगा, जिसके कारण ये जो होता है ऐसा पर्सन वो उसमें बुद्धि भी अच्छी होती है और उसमें विवेक क्षमता, यानी कि डिसीजन मेकिंग की एबिलिटी भी अच्छी होती है, क्योंकि गुरु वहाँ पे बुध पे दृष्टि डाल रहा है। लेकिन क्योंकि बुध बुध जो है वो खुद जाकर अष्टम स्थान में बैठा हुआ है, तो इसके वजह से ये अपने वाणी की वजह से कभी कभी खुद का नुकसान करने वाले भी होते हैं। और उनकी बुद्धि जो है वो एक अचानक अचानक से कुछ निगेटिव चीज करा लेगी, क्योंकि 8th हाउस जो है वो अचानक रिजल्ट देने का कारक भाव माना जाता है। एक सडन इवेंट्स का भाव माना जाता है 8th हाउस। तो ये सडनली कुछ ऐसा इस प्रकार की सोच रखेंगे कि जिसके वजह से दूसरों को नुकसान मतलब देखना पड़ सकता है इनके वजह से। तो यही कुछ हुआ होगा कि जब कभी बुध का अंतर इनके इसमें आया होगा, मतलब दशा अंतर दशा में, तो इनकी बुद्धि एक सडनली निगेटिव डिसीजन की तरफ भी इंक्लाइन होती होगी। हालांकि गुरु की दृष्टि वहां पे जरूर है, लेकिन बुध जो है वो अपनी बौद्धिक क्षमता में वहां पे सक्षम नहीं है। वो सडनली निगेटिव रिजल्ट कभी कभी लेने में वो उसका एक संकेत देता है, जिसके कारण दूसरों को नुकसान झेलना पड़ता है। तो गुरु हालांकि वहां पे सेव उनको कराएगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि बुध पर है। तो बाद में जाकर ये अपने डिसीजन चेंज भी कर सकते हैं, जिसके कारण यूक्रेन और रशिया में अभी जो तनाव बना हुआ है तो वो कम हो जाए। ये चर्चा के लिए भी आगे आ सकते हैं और अपने डिसीजन को वो एक प्रकार से बदल सकते हैं। इस प्रकार का योग यहाँ पे दिखता है। लेकिन डिसीजन तो सडन लेंगे कभी कभी, जिसका खामियाजा दूसरे लोगों को भुगतना पड़ेगा। तो ये बुध का अष्टम में जाना कुंडली के लिए अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन गुरु से दुष्ट होने की वजह से ये बुध को सेव जरूर कराता है। और गुरु जो है वो अपने कारक भाव में है, तो इनको धन की कभी कमी नहीं आने वाली। इनकी वाणी जो है वो प्रभावशाली रहने वाली है, क्योंकि गुरु वाणी के स्थान में बैठा हुआ है। लेकिन वही मैंने कहा कि जो बुध है वाणी के स्वामी का, वो अष्टम भाव में बैठने की वजह से वो इनके
बुद्धि को, इनको वाणी को कभी कभी विपरीत डायरेक्शन में भी लेके जाता है। अब बात करेंगे शनि की, तो शनि जो है वो 4th हाउस में बैठा हुआ है सूर्य के राशि में, और सूर्य जो है वो शनि के राशि में बैठा हुआ है। तो यहाँ पे भी सूर्य सूर्य और शनि का एक अद्भुत परिवर्तन हमको दिख रहा है। तो ये परिवर्तन एक दूसरा परिवर्तन है, पहला हमने गुरु बुध का देखा, अभी शनि और सूर्य का देख रहे हैं। तो एक बात तो इसमें से तय होती है कि ऐसा इंसान जो होता है वो काफी प्रभावशाली होगा, क्योंकि एक दूसरा यहाँ पे परिवर्तन योग बन रहा है। लोगों में वो पॉपुलर होगा, क्योंकि चंद्रमंगल का एक अद्भुत योग यहाँ पे बन रहा है, और साथ ही साथ में लोगों का सहयोग उसको बहुत ज्यादा मिलेगा। तो एक प्रभावशाली इंसान की कुंडली यहाँ पे जरूर दिख रही है। तो सूर्य और शनि का परिवर्तन ये दिखाता है कि 4th हाउस का स्वामी ये भाग्य भाव में बैठा हुआ है, और वो स्वामी भी कैसा है कि वो लगन के स्वामी के साथ में बैठा हुआ है, यानी कि लगन का स्वामी शुक्र ये, और चतुर्थ भाव का स्वामी सूर्य, ये दोनों एक साथ यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो ये भी एक अद्भुत प्रकार का राजयोग है, क्योंकि 4th हाउस जो है वो अपने घरेलू वातावरण का स्थान है, अपने मातृभूमि का स्थान है, घरेलू लोगों का स्थान है, और वो और लगन के भाव का स्वामी का कॉम्बिनेशन बनना, यानी कि ऐसा इंसान ये इसके घर के जो लोग होंगे उनसे काफी जुड़ा हुआ होगा, और जुड़ा हुआ कैसा होगा कि वो भाग्य भी वृद्धि कराएगा। तो लगन का यानी खुद की पर्सनैलिटी, 4th हाउस यानी कि खुद के घर के लोग, खुद के देश के लोग। तो ऐसा इंसान अपने देश के लोगों से हमेशा जुड़ा हुआ रहेगा, और अगर जुड़ा हुआ होगा तो वो लोगों की भाग्य की वृद्धि भी कराएगा, क्योंकि ये दोनों स्थान के स्वामी भाग्य भाव में एक अद्भुत अच्छा कॉम्बिनेशन कुंडली के लिए बना के बैठे हुए हैं। और शायद इसी का कारण ये रहेगा कि लोग इनको काफी मानते हैं, क्योंकि लोगों की भाग्य की वृद्धि इन्होंने कहीं ना कहीं यहाँ पे कराई जरूर होगी अपने देश में। तो इस प्रकार से कुंडली से हम जान सकते हैं कि इंसान अपने लोगों के लिए अगर अच्छा करने वाला है, भाग्य की वृद्धि कराने वाला है या नहीं है। तो ये भी एक अद्भुत कॉम्बिनेशन कुंडली में दिख रहा है। अब शनि सूर्य के परिवर्तन की बात करेंगे। शनि भाग्य भाव का स्वामी होकर चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है, यानी कि ये इंडिकेट करता है कि इनका जो भाग्य रहेगा वो चतुर्थ भाव से, यानी कि अपने मातृभूमि से बनेगा। और साथ ही साथ में अगर ये लोगों से जुड़ेंगे तो उनकी भाग्य की वृद्धि भी अब इनके देश के लोगों के वजह से होगी, या इनके घर के लोगों की वजह से होगी। तो एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, ये लोगों से जुड़ेंगे, लोग इनसे जुड़ेंगे, और एक म्यूचुअली बहुत अच्छा वहाँ पे देश के लिए काम होता हुआ दिख रहा है। और शायद इसी का ये रिजल्ट हो सकता है कि काफी सारे लोग अपने देश को बचाने के लिए, अपने प्रेसिडेंट को बचाने के लिए, या अपनी खुद की जान की भी परवाह नहीं कर रहे हैं, ये वेपन्स लेके रशिया के सैनिकों के साथ लड़ाई कर रहे हैं, लड़ रहे हैं उनसे जाकर। तो ये एक बहुत अद्भुत कॉम्बिनेशन इनकी कुंडली में हमको बनता हुआ दिख रहा है। अब बात करेंगे इनके 6th हाउस की, जो कि शत्रु स्थान जिसको माना जाता है, और इनके 12वें भाव की। तो 12वां भाव जो होता है ये फॉरेन लैंड्स, बाहरी स्थानों से संपर्क को दिखाता है, फॉरेन सेटलमेंट को दिखाता है। और 9th हाउस भी है, ये एक प्रकार से फॉरेन यात्रा का स्थान होता है, तो ये फॉरेन यात्रा को भी दिखाता है। अब हम जानते हैं कि इनके शत्रु किस प्रकार के रह सकते हैं। तो शत्रु भाव का स्वामी, लगन भाव का स्वामी दोनों भी शुक्र है, और वो भाग्य भाव में जाके बैठा हुआ है। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि इनके पर्सनैलिटी के वजह से इनके शत्रु बढ़ जाए, या ऐसा हो सकता है कि शत्रुओं से इनको लाभ भी मिले, शत्रुओं से इनकी भाग्य वृद्धि भी हो। तो ऐसा हो सकता है, मतलब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जैसे रशिया ने आक्रमण किया तो इनकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई है। शायद ये पॉपुलैरिटी पहले भी हो सकती है, लेकिन वो यूक्रेन या रशिया तक सीमित हो सकती है। लेकिन अभी पूरे वर्ल्ड में ये फेमस हो गए हैं, क्योंकि ये अपना देश छोड़कर भागे नहीं। हालांकि अमेरिका ने भी इनको ऑफर दिया था कि आप आपकी जान खतरे में है तो हम आपको सेफ पैसेज देंगे, आप वापस आ जाओ, या हमारे अमेरिका में आ जाओ, या किसी दूसरे यूरोप कंट्री में चले जाओ। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया, ये डट कर खड़े रहे, और इन्होंने अमेरिका या नाटो कंट्रीज से अपील की कि मुझे गोला बारूद दो, मैं लड़ूंगा, अपने लोगों के लिए लड़ूंगा, अपने देश के लिए लड़ूंगा। तो इस प्रकार की एक देशभक्त की पर्सनैलिटी यहाँ पे दिख रही है, जो कि अपने शत्रुओं को भी परवाह नहीं करता, और इनको फेम इनके शत्रुओं की वजह से मिलती हुई दिख रही है। तो जैसे कि रशिया ने अटैक किया तो ये पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गए। तो ऐसे देशभक्त को फेमस कराना, एक एग्जाम्पल सेट करना, इस प्रकार का योग यहाँ पे अद्भुत योग है, भाग्य भाव में बन रहा है, क्योंकि 6th हाउस और लगन का स्वामी शुक्र ये दोनों भी होकर भाग्य भाव में जाना, और चतुर्थ भाव से उसका उसका संबंध बनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट योग है। तो जिसके कारण इनकी जो प्रसिद्धि है ये उत्तर उत्तर देशों में फैल गई,
और जिसके कारण ये एक अच्छा देशभक्त करके लोगों के सामने एक एग्जाम्पल बन के उभरे। अब बात करेंगे राहु केतु की। तो राहु अगर देखेंगे तो पंचम भाव में है। तो पंचम भाव ये माइंड का स्थान होता है, हमको पता है। एक प्रकार से जो है तुम कैसे सोचते हो, डिसीजन लेते हो, इसको भी फिफ्थ हाउस को रिप्रेजेंट वो करता है। संतान भाव का भी स्थान होता है वो। तो ये सोचते टाइम में, डिसीजन लेते टाइम में जल्दबाजी जरूर इन्होंने की, क्योंकि वहाँ पे कन्या राशि भी है और उसमें राहु बैठा हुआ है। तो जल्दबाजी में कुछ ऐसे डिसीजन जरूर लेंगे। बुध भी हमने देखा कि वो 8th हाउस में जाके बैठा हुआ है। तो पंचम भाव का स्वामी जो है उसको भी 8th भाव में जाके बैठा हुआ है यहाँ पर, और वो द्वितीय भाव का यानी कि वाणी के भाव का स्वामी होकर, दोनों होकर वो बुध अष्टम भाव में बैठा है और वहाँ पे पंचम भाव में राहु बैठा हुआ है। तो ये इसका परिणाम ये होगा कि जब कभी भी बुध की अंतरदशा महादशा आएगी, या बुध का अंतर भी आएगा छोटे अंतराल के लिए, तब डिसीजन ये कुछ गलत जरूर लेंगे, डिसीजन लेने में जल्दबाजी करेंगे, और उसका खामियाजा फिर इनको भुगतना पड़ेगा। पहले तो ये डरेंगे नहीं हालांकि, क्योंकि गुरु की दृष्टि है, वो डिसीजन चेंज भी कर सकते हैं जिसके कारण वो बच जाए, क्योंकि गुरु की दृष्टि उसको बचाती है। लेकिन क्योंकि राहु वहां पे है, कन्या राशि का स्वामी बुध अष्टम स्थान में बैठा है पंचम भाव का, तो ये इसको माइंड को खराब करने वाला है, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को खराब करने वाला है, और जिसके कारण गलत डिसीजन की वजह से इनको इसका खामियाजा जरूर भुगतना पड़ेगा, और माइंड में इनके टेंशन भी रहेगा उसके कारण। तो इस प्रकार से ये बुध का योग जो है, उसकी उसकी वजह से यहाँ पे इनके कुंडली में योग दिख रहा है। ये डिसीजन लेने जल्दबाजी करते हैं, और जिसकी वजह से इनको नुकसान या फिर एक बड़े एक्सीडेंट का वहाँ पे सामना इनको करना पड़ सकता है, क्योंकि बुध जो है वो 8th हाउस में, जो कि एक्सीडेंट को भी रिप्रेजेंट करता है। तो हो सकता है कि बुध की दशा अंतरदशा महादशा आए, और वो टाइम पे इनको कोई बंधक बना ले, या इनको कुछ टॉर्चर करे, कुछ भी कर सकता है। तो एक सडन इवेंट यहाँ पे बुध यहाँ पे दिखाता है। अब बात करेंगे D9 चार्ट की। तो D9 चार्ट में अगर हम देखते हैं तो मंगल लगन में बैठा हुआ है, जो दृढ़ निश्चय का कारक है। तो ये काफी अपने निर्णय पर अटल रहने वाले होंगे। तो यहाँ पे मंगल की ये पोजीशन एक दृढ़ निश्चय, दृढ़ इच्छा शक्ति को दिखाता है। साथ ही साथ में जो गुरु है वो केतु के साथ में बैठा है, जैसे कि वॉर का योग हमने देखा था हिटलर की कुंडली में। तो गुरु केतु यहाँ पे नवमांश में युति बन के बैठी हुई है, वो भी पराक्रम भाव में है। तो ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि गुरु केतु जब कंजंक्शन में आते हैं, और गुरु अपने मित्र के राशि में हो या केतु अपने मित्र के राशि में हो, उच्च का हो, तो वहां पे ये युति बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है, और ये युति इंसान के पराक्रम को बहुत बढ़ाती है, जिसके कारण इंसान युद्ध के लिए हमेशा रेडी रहता है, या युद्ध के योग वो बनाता है। तो यही योग इनके नवमांश चार्ट में बनता हुआ हमको दिख रहा है, जो कि हिटलर के कुंडली में था, वो योग D1 चार्ट में था। तो ये नवमांश में होने के कारण कहीं ना कहीं इस गुरु और केतु का जो है वो इनके युद्ध के लिए, या फिर युद्ध को उकसाने के लिए, या खुद युद्ध के लिए उकसने का योग यहाँ पे बनता हुआ दिखता है। और ये इसका कारण होगा कि कहीं ना कहीं गुरु केतु का वहां पे प्रभाव जरूर होगा, या गुरु केतु गोचर में होंगे, या फिर ऐसा हो सकता है कि गुरु केतु में से किसी ग्रह की दशा अंतरदशा चलती होगी, और जिसके कारण फिर इनको इस प्रकार से ये युद्ध में अभी करंटली युद्ध की सिचुएशन बनी हुई है। तो इस प्रकार से नवमांश कुंडली के ग्रह भी इनको जो है वो एक वॉर का संकेत देने के लिए उकसाते हैं। अब बात करेंगे इनके जनरल ग्रहों के की बात बारे में। जैसे कि हमने जो व्लादिमीर पुतिन के कुंडली में देखा था, इनका भी गण उसी की तरफ, मतलब उसी के जैसा राक्षस इनका गण है, और जिसके कारण दो राक्षस गण वाले जो है पर्सन एक दूसरे से टकरा रहे हैं, और जिसके कारण चिंगारियां उठ रही है, तलवारें चल रही है, जिसके कारण वेपन्स एक दूसरे से टकरा रहे हैं। तो इस प्रकार की मेंटेलिटी ये राक्षस गण के इंसानों की जरूर होती है कहीं ना कहीं। हालांकि ये मेजर इम्पैक्ट नहीं होता, क्योंकि राक्षस गण वाले वैसे वैसे भी बहुत लोग होंगे, लेकिन एक इंसान की टेंडेंसी जरूर बन जाती है कि वो झगड़े की जड़ निकालने वाला होता है, झगड़े को बढ़ाने वाला होता है। तो इस प्रकार के योग इन्हीं दोनों की कुंडली में हमको दिख रहे हैं। अब बात करेंगे नक्षत्र की। तो नक्षत्र एक आश्लेषा नक्षत्र है, जिसका स्वामी बुध है। बुध अष्टम भाव में है, हमने देखा है बुध की कंडीशन। तो ये नक्षत्र भी इनके लिए इतना अच्छा नहीं होगा। चंद्र जो है वो कर्क राशि में है। अपने राशि में चंद्र स्ट्रांग होने की वजह से ये मेंटली बहुत स्ट्रांग रहेंगे। डिग्री वाइज भी हम देखेंगे तो इस प्रकार से मंगल देखेंगे तो 6 डिग्री का है, सूर्य 11 डिग्री का है, चंद्र भी स्ट्रांग है 24 डिग्री का, बुध भी 21 डिग्री का है। तो इस प्रकार से ग्रहों की जो पोजीशन है वो भी काफी स्ट्रांग बनती हुई दिख रही है, और इसी का कारण है कि ऐसे लोग काफी पर्सनैलिटी वाइज भी काफी वो स्ट्रांग होते हैं।
अब बात करेंगे कि दशा महादशा करंटली इनकी कैसी चल रही है। तो करंटली दशा देखेंगे तो महादशा इनकी चंद्र की चल रही है, जो कि 2018 को स्टार्ट हुई थी। हमने ऑलरेडी देखा है कि चंद्र इनका काफ़ी मजबूत स्थिति में है, पराक्रम भाव में है, अपने खुद के राशि में है, मेंटली इमोशनली इनको स्ट्रांग बनाने वाला है। तो इसी के कारण 2019 आते आते मई में ये यूक्रेन के राष्ट्रपति बन गए थे। और अभी करंटली जो सिचुएशन चल रही है वो चंद्र में गुरु और गुरु में शुक्र का अंतर इस यहाँ पे चलता हुआ दिख रहा है। और जब से ये हमने देखा कि वॉर की सिचुएशन बनी थी फरवरी में, 24 फरवरी को बनी थी, तब वो टाइम पे अंतर जो था वो मंगल का उसमें प्रत्यंतर सूक्ष्म दशा मंगल की थी। तो चंद्र में गुरु, गुरु में शुक्र और उसमें मंगल। तो चंद्र जो है वो इनको पराक्रम भाव में स्ट्रांग होने की वजह से मेंटल शक्ति बहुत दे रहा है। साथ ही साथ में मंगल वहाँ पे सूक्ष्म दशा उसमें आई है तो लोगों का सपोर्ट दिखा रहा है। गुरु का वहाँ पे अंतर है, गुरु वाणी के भाव में है, वाणी इनकी प्रभावशाली दिखा रहा है। और शुक्र जो लगन का भाव का स्वामी होकर 9th हाउस में है तो इनको भाग्यवान भी बना रहा है। और जिसके कारण ये होगा कि ये इनको भाग्य का साथ तो अभी मिलने वाला है। हालांकि मंगल और राहु की जो कंडीशन अभी करंटली राहु की सिचुएशन हमको दिख रही है, जिसके कारण इनके डिसीजन कुछ गलत हुए हैं और इसके वजह से इनको मेंटल मतलब मेंटल सिचुएशन इनकी अभी ठीक नहीं लग रही है, क्योंकि राहु की सूक्ष्म दशा वहाँ पे है। तो मेंटली ये डिस्टर्ब जरूर रहेंगे 11 मार्च तक अभी। और हो सकता है कि 11 मार्च तक रशिया इनको काफ़ी तकलीफ दे, कहीं ना कहीं लोगों को पीछे लगाए, इनके लोगों को ढूंढने के लिए पीछे लगाए, इस प्रकार के योग दिखेंगे। लेकिन 11 मार्च में जैसे ही राहु की सूक्ष्म दशा खत्म होगी और फिर से गुरु की सूक्ष्म दशा चालू होगी, तो यहाँ पे एक कहीं ना कहीं समझौता बनता हुआ दिख रहा है 11 मार्च के बाद में। और फिर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि फिर से एक बार लोगों का सपोर्ट इनको मिले और कोई एक्सटर्नल पार्टी का सपोर्ट भी इनको मिले, जिसके कारण युद्ध विराम हो जाए। और यूक्रेन की सत्ता इनके साथ में रहेगी ये हम कंफर्म नहीं बोल सकते, लेकिन ऐसी कुछ पॉजिटिव सिचुएशन इनके लिए बन जाए कि जिसके कारण ये अनहोनी से बच जाए और वहाँ पे कुछ सुलह हो जाए। इस प्रकार का योग 11 मार्च के बाद में यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है, खास करके इनकी कुंडली जब हम देखेंगे तब। तो इस प्रकार से 22 मार्च तक अच्छे योग है। फिर उसके बाद में शनि का प्रत्यंतर रहेगा, तो शनि 4th हाउस में बैठा है जो भाग्यभाव का स्वामी है। फिर से एक बार इनको 4 मार्च जो 4 अप्रैल जो हम कहते हैं तब तक इनके लिए अच्छा पीरियड है। फिर बुध का फिर से एक बार सूक्ष्म दशा आएगी, तो फिर से थोड़ा सा वाणी की वजह से इनको थोड़ा स्ट्रगल देखना पड़ेगा। फिर केतु की सूक्ष्म दशा आएगी, तो एक साधारण 20 अप्रैल तक 20 अप्रैल तक फिर से एक बार इनको 5-6 दिन का थोड़ा डिफिकल्ट पीरियड होगा। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि 11 मार्च तक ओवरऑल ये जो युद्ध जो चल रहा है, जो सिचुएशन बनी हुई है यूक्रेन में, वो थोड़ी कमजोर पड़ जाएगी, कम हो जाएगी कहीं ना कहीं। और रशिया जो है वो यहाँ पे यूक्रेन की ओर बातचीत के लिए रेडी होगा। और फिर जो कुछ भी अभी तक हो रहा है, जो वैक्यूम बॉम्ब्स या फिर जो बड़े बड़े मिसाइल जो दागे जा रहे हैं, वो धीरे धीरे कम हो जाएगा और यहाँ पे सुलह बनती हुई दिख रही है। तो इस प्रकार से व्लादिमीर जेलेंस्की की कुंडली का योग हम देख रहे हैं, जिसके वजह से इनका आने वाला फ्यूचर जो है 11 मार्च के बाद वो थोड़ा थोड़ा अच्छा होते हुए दिख रहा है, जिसके कारण युद्ध विराम भी हो जाएगा। और जो वो चीज़ लोगों को क्यों नहीं चाहिए, लोगों को वही चीज़ चाहिए अभी, ताकि जो युद्ध के परिणाम होते हैं उससे बचा जा सके और एक पॉजिटिव वातावरण लोगों में फैले। तो इस प्रकार से कुंडली से हम देख सकते हैं। और गोचर की स्थिति भी अगर हम देखेंगे तो मंगल का जो है वो मंगल का भी गोचर वहाँ पे कहीं कुंडली में कहीं ना कहीं चेंज होते हुए दिख रहा है। 30 अप्रैल तक सिचुएशन थोड़ी सी कठिन बनी रहेगी राहु और मंगल के वजह से, जो कि अभी रिसेंटली मकर राशि में है। उसके बाद में 30 अप्रैल के बाद में ये सिचुएशन ज़रूर बदलेंगी और जिसका फल होगा कि जो वर्ल्ड में इस प्रकार के वॉर की सिचुएशन है वो धीरे धीरे कम हो जाए। लेकिन क्योंकि व्लादिमीर पुतिन के कुंडली में हमने मंगल की महादशा का प्रभाव देखा है, तो जून जुलाई या अगस्त में फिर से उनके लिए कठिन सिचुएशन वहाँ पे बनती हुई दिख रही है। तो ओवरऑल व्लादिमीर जेलेंस्की का पीरियड आगे अच्छा है। हो सकता है कि वहाँ पे अच्छी कोई सुलह हो जाए और यूक्रेन जो है वहाँ पे कोई अच्छी परिस्थिति वहाँ पे जरूर बन जाए। तो वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइए कमेंट करके। कुछ क्वेश्चन हो तो वो भी पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को शेयर करते रहिए। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।